अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। अच्छा जी, कौन कौन है जिसने पहले मुझसे कोई पेपर पढ़ा हुआ है? ठीक, चले पहले दिन मैं आपको ना बस सब्जेक्ट का आइडिया दूंगा, पढ़ाता नहीं हूँ। पहले दिन आपको वैसे कुछ नसीहतें और मैं ना कॉस्ट की पहली क्लास में एक एक्टिविटी करता होता हूँ और तकरीबन हर क्लास में हर दफ़ा कॉस्ट में करता हूँ एक्टिविटी। उससे कुछ सिखाऊंगा आपको, उस एक्टिविटी से कुछ सिखाऊंगा। शुगल में लगा देंगे तो वो जो बात सिखाना चाह रहा हूँ वो रह जाएगी। तो बेशक शुगल सही, लेकिन एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी ये है कि आप ना अपने पास एक लिस्ट बनाइए, उर्दू इंग्लिश जैसे मर्जी। लिस्ट क्या बनाइए? लिस्ट ये बनाइए कि ईंट होती है ना, ईंट, ब्रिक, ईंट, उस ईंट का क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है? ईंट, ब्रिक, उस ईंट का क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है? अच्छा, ये कोई मल्टीपल इस्तेमाल नहीं है कि बड़ी दीवार बनाना, छोटी दीवार बनाना, मोटी दीवार बनाना। कंस्ट्रक्शन लिखे लिखे लिखे, सोचें सोचें, सब सारे सारे सबको कह रहा हूं। इसका ताल्लुक है सब्जेक्ट से, इसका सब्जेक्ट से ताल्लुक है। उर्दू इंग्लिश जैसे मर्जी लिखे, पंजाबी जो लिखना आता लिखे, ईंट का इस्तेमाल। और नकल करने की जरूरत नहीं है, जो आपको ध्यान में आ रहा है वो लिखें। सोचो भाई, सोचो। ये छोटी दीवार बड़ी दीवार तो आपने खत्म कर दी, इसी में सारे पॉइंट। अच्छा, अगर आपको टेढ़े मेढ़े भी सोचेंगे तो आपकी डिसेंसी से इफेक्ट नहीं हो जाएगी कि आप कहें मैं तो डिसेंट सा इंसान हूं, मैं ऐसी चीजें की सोचूं। सोचें, आप देखें क्या क्या होता है? सोचे सोचे, लिखें लिखें। बस बस अच्छा चले। हाँ जी, कंस्ट्रक्शन। अच्छा, कंस्ट्रक्शन
दीवार की, बिल्डिंग की, घर की, सब कंस्ट्रक्शन। और है मारने के लिए, बिल्कुल ठीक है, लड़ाई में, ठीक है। और क्रिकेट में विकेट्स जो बनाते हैं, गाड़ी रोकने के लिए, जबरदस्त गाड़ी रोकने के लिए। लिख रहा हूँ। अच्छा जी, ये वेट के तौर पे इस्तेमाल होता है बॉडी बिल्डिंग के लिए, जबरदस्त, बिल्कुल ठीक है। कबर के लिए, बिल्कुल ठीक है। वो विकेट बनाने के लिए, बिल्कुल सही है। अच्छा, और बैठने के लिए इस्तेमाल होती है, सीट बन गई, सीट। और देख के नीचे रखने के लिए, नहीं देख के नीचे नहीं देखी कभी। क्या क्या क्या, चारपाई बैलेंस नहीं हो रही उसके नीचे रखने के लिए, हाँ ठीक है। और है ग्राउंड में बाउंड्री लगाने के लिए, सेफ्टी के लिए। सेफ्टी कैसे? अच्छा, मोर्चा बनाने के लिए, ठीक है। और है दरवाजे को रोकने के लिए, जबरदस्त। छत पे कपड़े सुखाने के लिए, वेट के लिए, इधर या वेट के तौर पे इस्तेमाल होती है। छत पे कपड़े डालें, उड़ ना जाए, तो वेट के तौर पे इस्तेमाल होती है। दरवाजे के आगे रुकावट, हाँ जी, वजन के लिए, वजन के लिए। और क्या होती है गेम? अच्छा ठीक है, नहीं गुल्ली डंडे में नहीं इस्तेमाल होती। हाँ जी, अच्छा वो ठीक है, खेल में है। तंदूर में लगाने के लिए वो कंस्ट्रक्शन हो गया। और विकेट बना ली ना, किधर की विकेट? वो विकेट बनाई है, देखो है, कीचड़ से बचने के लिए, जबरदस्त। और फिर ऐसे दीवार से देखने वाले को मारने के लिए भी है। फल तोड़ने, वो तो फिर देखें टुकड़े हो गए तो फिर वो लड़ाई के लिए भी हैं, फल तोड़ने के लिए भी हैं, फर्श रास्ता हो गया। अच्छा अब ठीक है, शाबाश, ये इनोवेटिव है, डिफरेंट गेम में इस्तेमाल हो सकती हैं। अच्छा, अब ये सारा इसका कॉस्ट से क्या ताल्लुक है, इससे मैं आपको 2-3 ताल्लुक बना के देता हूं। एक तो वो बच्चे जिन्होंने एक पॉइंट लिखा और बस छोड़ के बैठ गए, उनको कॉस्ट में मुश्किल आएगी, उनको कॉस्ट में मुश्किल आएगी। ये जो इतने सारे यूजेस निकल आए, देखें ईंट तो एक है, अब ये इतने सारे यूजेस कैसे निकल आए। और अच्छा, ये 2 बातें हैं, एक बात ये है कि यूजेस बने कैसे, और दूसरी बात ये है कि आपने ये कैसे बताए। तो यूजेस बने ऐसे कि जिन्होंने ईंट की शेप, उसका वजन, उसमें होने वाली फ्रिक्शन, इसके रिलेशन को समझा तो बाकी इस्तेमाल में लाया है उसको। इनको पता था कि हीट ऑब्जॉर्बर है, चूल्हे के तौर पे इस्तेमाल कर लिया, वजन है, इसको वजन के तौर पे इस्तेमाल कर लिया, वेट लिफ्टिंग में इस्तेमाल कर लिया, स्मूथ है, रास्ता बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिया, विकेट बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिया। तो इस ईंट की नेचर को समझा, इसका बाकी चीजों के साथ रिलेशन समझा, तो मल्टीपल यूजेस हो गए। आपके दिमाग में कैसे आए? एक्सपीरियंस ना। अच्छा, एक्सपीरियंस भी किया, ये सब आपने काम किए हुए नहीं, ऑब्जर्व किया हुआ है। मुझे कॉस्ट में आपसे मल्टीपल डायमेंशनल ऑब्जर्वेशन चाहिए। मुझे क्या, इस सब्जेक्ट को चाहिए कि आप किसी एक फार्मूले का, किसी एक कॉन्सेप्ट के डिफरेंट एस्पेक्ट सोच सकते हो। आप उसका जो सीखा क्या वही इस्तेमाल हो, नहीं किसी और तरह भी इस्तेमाल हो सकता है। इनका आप इसमें रिलेशन क्या है, इस चैप्टर में ऐसा पढ़ा है, फलाने में ऐसा क्यों था, फलाने में कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई हो गया। सवाल मिक्सचर भी टेस्ट होते हैं टॉपिक्स के। तो ये एक्सरसाइज कराने का मकसद था कि आपको ना थोड़ा डिफरेंट भी सोचना है, ऑब्जर्व करना है चीजों को, दिमाग को इस्तेमाल करना है, चीजों का रिलेशनशिप आपस में एक दूसरे के साथ लिंक जोड़ना है। ये बेकार नहीं था, ये काम की बात थी। तो इस सब्जेक्ट के अंदर आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को डिफरेंट जगह अप्लाई करना पड़ा करेगा, आपको मुख्तलिफ चीजों को आपस में रिलेट करना पड़ा करेगा, आपको चीजों को बहुत गहराई में सोचना पड़ा करेगा। ये सब्जेक्ट है बड़ा इंटरेस्टिंग। कुछ कमी लग रही है, ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है। हाँ, पास करना है ये एक अलग बात है, लेकिन मुझे सीए के ये सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स में से एक लगता है कॉस्ट अकाउंटिंग, खुद एज अ स्टूडेंट भी, एज अ टीचर भी, लेकिन एज अ स्टूडेंट भी। तो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है, अगर पढ़ना चाहें तो, अगर पढ़ना ना चाहें तो मैं कुछ नहीं कर सकता आपके साथ। तो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है, सब्जेक्ट भी कराते हैं इंट्रोड्यूस। उससे पहले मेरी तरफ से बहुत सीरियस सजेशन है, आप अगर इसको इग्नोर करना चाहें तो आपको आगे मुश्किल आ जाएगी। सजेशन सीरियस है, आप उसमें से जो लेना चाहें, खासतौर पे ऑनलाइन वाले बच्चों को भी कह रहा हूं, आप में से वो बच्चे जो अभी एएफसी पास करके कैफ में आए हैं, जिन्होंने अभी एएफसी किया है, तो उन्होंने अकाउंटिंग एएफसी में नहीं पढ़ी, और चूंकि अभी अभी कैफ में आए हैं तो इंट्रो टू अकाउंटिंग कोई सब्जेक्ट ही नहीं पता आपको क्या है। वो अभी अभी एएफसी पास करके आए हैं और वो अभी ही कैफ के पेपर अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, और उनके पास ऑप्शन है। आई रिकमेंड कि आप कॉस्ट को शुरू में मत रखिए, आप FR1 रख लें, कॉस्ट को पेंडिंग कर दें, क्योंकि कॉस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको बिजनेस की थोड़ी बहुत सेंस हो
इसका मतलब ये नहीं है कि FAR1 के बगैर आप कॉस्ट नहीं कर सकते, नहीं ऐसी बात नहीं है। देखें, एक पेपर होता था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जिन्होंने पिछले साल में कहीं कैफ शुरू किया होगा ना, एक पेपर होता था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। वो पेपर कैफ में था और कैफ से निकालकर उसको AFC में डाल दिया। AFC जो PRC है, तो वो इसीलिए डाल दिया कि वो इतना बेसिक जरूरी था कि आगे हर सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं उसका कुछ ताल्लुक बनना था। तो उन्होंने अगर उसको PRC में डाला तो किसी वजह से ही डाला होगा। तो इसलिए वो बच्चे जिनके पास और ऑप्शंस हैं, और ऑप्शंस कैसे हैं, कैफ के पहले स्टेज में 4 पेपर हैं, 4 है ना, और वो भी 3 रखना चाहते हैं, तो आप कॉस्ट की बजाय टैक्स, लॉ और FAR1 रख लें। है जी, मैं वही बता रहा हूं। और अगर ये इस अटेम्प्ट के लिए ऑप्शन हुई कि आप 2 पेपर दे सकते हुए, अभी मुझे कंफर्म नहीं है, इस पर बात चल रही थी क्योंकि PRC लेट हो गया ना, अभी PRC के एग्जाम नहीं हुए। आप में से हो सकता हो कि ऐसा भी हो जिसने PRC का एग्जाम अभी देना हो, है कोई ऐसा? अच्छा चले, उसमें पिछली क्लास में था, तो उसके एग्जाम भी लेट हो गए। तो ये हो सकता है, मैं अपनी राय दे रहा हूं, ये ICAP की तरफ से इसमें कोई इंडिकेशन नहीं है, मैं अपनी राय दे रहा हूं, हो सकता है कि सितंबर 22 में भी शायद ये रिस्ट्रिक्शन हटा ली जाए कि आपको कम से कम 3 पेपर देने होंगे। हो सकता है ऐसा हो सकता है, चांस है। तो फिर 3 पेपर की रिस्ट्रिक्शन अगर ना रही तो ठीक है, फिर आपको मजबूरी भी नहीं है 3 पेपर देना। तो आप इसको जरूर सोच लीजिएगा, मेरे इस मशवरे को, कि अगर आपको अकाउंटिंग की, कैलकुलेशंस की कोई सेंस अभी बनी ही नहीं है कि बिजनेस क्या होता है, उसके खर्चे क्या होते हैं, तो आपको कॉस्ट में मुश्किल आएगी। आपके पास अगर ऑप्शन है तो आप कॉस्ट की जगह दूसरा पेपर पढ़ लें, ठीक है? ये मेरी तरफ से नसीहत है आपको, सिंसियर नसीहत है। और सिंसियर की बात आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि अगर आप में से कुछ बच्चे कॉस्ट ड्रॉप कर देंगे तो मेरा नुकसान है, लेकिन मैं आपकी सिंसियरिटी में आपको मशवरा दे रहा हूं कि अगर बेटा और ऑप्शन हो आपके पास। अच्छा, मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं जो अभी AFC से आए हैं, नए ताज़ा, ये मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिन्होंने पहले कहीं किसी भी लेवल पर थोड़ी बहुत भी अकाउंटिंग, आपको पता है एक्सपेंस क्या होता है, एसेट क्या होता है, अगर थोड़ा बहुत भी पता है फिर ठीक है, लेकिन अगर पता ही नहीं कि एक्सपेंस और एसेट क्या होता है तो मेरे बच्चों थोड़ी मुश्किल आएगी आपको, डेप्रिसिएशन। और वैसे कोशिश मैं पूरी करता हूं कि जो भी पढ़ा रहा हूं वो 0 से ही हो, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक चीजें होती हैं, इनकम, एक्सपेंस, एसेट, प्रॉफिट, ये नाम अगर आपके लिए बिल्कुल अधूरे हैं, आपको पता ही नहीं बिजनेस के अंदर क्या क्या खर्चे होते हैं, फिर मेरे बच्चों आपको मुश्किल आ जाएगी, बहुत ज्यादा मुश्किल आ जाएगी। लेकिन अगर प्रॉफिट का आइडिया है क्या होता है, एक्सपेंस, इनकम, एसेट्स, इनका इस हद तक आइडिया है कि आपको कोई इन चीजों के बारे में ये ना हो कि पता नहीं क्या बातें हो रही हैं, फिर चल जाएंगे आप कॉस्ट में, फिर नहीं होगा मसला। लेकिन अगर बिल्कुल भी नहीं इन टर्म्स के बारे में पता, जो मैंने आपको भी नाम बोले हैं, क्योंकि होगा क्या कि आप अगर अभी पढ़ भी रहे होंगे FAR1, जैसे आप में से कई शक्लें हैं जो भी FAR1 में भी मेरे पास बैठे हुए थे, तो अगर आप FAR1 पढ़ भी रहे हैं तो फिर भी FAR1 की 8, 10, 12, 15 क्लासेस के बाद जाके आप इनके काबिल होंगे, तो तब तक तो आपने 15 लेक्चर कॉस्ट के ज़ाया ना कर दिए होंगे। तो इसलिए मेरी बात को तसल्ली से सुन के, समझ के, गौर करके, किसी और से मशवरा करके फिर फैसला लीजिएगा, ठीक है? इससे रिलेटेड अभी किसी ने कुछ सवाल और ऑप्शंस पूछनी है तो बेशक अभी डिस्कस कर लेते हैं। मेरे इस मशवरे से रिलेटेड अगर आप कुछ और पूछना चाहें, कुछ और डिटेल पूछना चाहें तो जरूर पूछ लीजिए। जी हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं। नहीं, कंपनी लॉ की स्टेज में ये उन्होंने कहा है कि रख सकते हैं। 2 पास है तो कर सकते हैं। अच्छा, यानी भी स्टेज 1 वाला जो है, वो जो भी AFC करके आया है वो भी कंपनी लॉ कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है, नया वाला नहीं कर सकता, नया वाला नहीं कर सकता। अच्छा, लेकिन इस पर सोचिए और मजीद मशवरा करिए। जो लोग इसको सोचना चाहें, मैंने मुखलिस मशवरा दिया आपको, क्योंकि ना लास्ट टाइम एक्सपीरियंस हुआ मुझे, लास्ट सेशन में, चूंकि ये नई स्कीम चेंज हुई थी और ये जो कॉस्ट का पेपर है ये तो बन गया ना कैफ 3, पहले कैफ 8 होता था। और कैफ 8 का मतलब है कि बच्चा 4-5 पेपर्स पढ़ने के बाद कॉस्ट तक पहुंचता था, और खास तौर पर उसने इंट्रो टू अकाउंटिंग तो कम से कम किया ही होता था। बच्चा 2-3 पेपर दे चुका या कम से कम पास कर चुका, तो उसका एक सीनियरिटी लेवल था। लास्ट टाइम क्योंकि ये पेपर नीचे आ गया, कैफ 3 बन गया, बच्चों ने AFC करते साथ ही इसमें छलांग लगा दी, उसमें पे बच्चों को मुश्किलें आई। मैं एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ आपको, उनको बहुत मुश्किलें आई, क्योंकि कुछ टर्म्स ऐसी थी जो बहुत नॉर्मली मैं यूज करूंगा, लेकिन जिस बच्चे ने कभी कुछ जिक्र ही नहीं सुना कि अकाउंटिंग क्या होती है, उसको फिर बहुत मुश्किल आई थी उन लोगों को। तो इसलिए मैंने आपको पहले दिन मुखलिस मशवरा दिया है कि आपके पास अगर और ऑप्शन हो तो बेटा उनको जरूर सोचिएगा, जरूर। मुखलिस मशवरा है मेरा आपको। रही बात कि अगर ऑप्शन ही नहीं है, यानी आप इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते, तो क्या इम्पॉसिबल है? नहीं, इम्पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं। यानी ऐसा नहीं है कि आप कहीं नहीं रहे और बस खुदकुशी के अलावा हल ही नहीं रह गया, इतना मसला नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। मेहनत बढ़ जाएगी, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। और जहां मैं कुछ टर्म्स ऐसी गैर इरादी तौर पे बोल जाऊं जो आपको लगे कि नहीं ये तो टर्म मुझे नहीं पता, तो फिर आपने मुझे रोक के पूछना है
मैं फिर उनको और एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। वैसे तो कोशिश करूंगा कि कॉस्ट की शुरुआत से ही बिल्कुल आपको जीरो समझ के ही पढ़ाऊं, लेकिन फिर भी वो कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जो लगता है कि ये तो पता होगी पहले, तो कुछ ऐसी टर्म्स यूज कर जाऊं तो मुझे पूछ लीजिएगा। इम्पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको मशवरा इसलिए दे दिया है कि अगर किसी के पास और ऑप्शन हो तो बेहतर है कि और मुश्किल में डलने की बजाय उस ऑप्शन को ऑप्ट कर ले। और अगर ऑप्शन नहीं है या जिद में कहें नहीं मैंने तो करना ही यही है, तो फिर बता रहा हूं कि इम्पॉसिबल नहीं है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। ये इस प्रोजेक्टर का रिमोट है और बहुत करीब से तो नजर आपको नहीं आ रहा, लेकिन इसमें कुछ बटन्स हैं। ये मटेरियल क्या होगा, ये प्लास्टिक होगा, और इधर ये स्क्रूज हैं और इनको खोल लेंगे तो उसके अंदर भी कुछ भरा हुआ है। इसको बनाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल हुआ होगा, ये प्लास्टिक इस्तेमाल हुआ होगा, ये जो बटन है ये रबर के हैं, ठीक है, और इसके अंदर छोटी मोटी कोई वायरिंग भी हुई होगी, और ये स्क्रू है, स्क्रू इस्तेमाल हो गए, और इसके अंदर कोई ना कोई बैटरी होगी, कोई ना कोई तो एनर्जी चाहिए इसको, और कुछ और खास टर्म्स होंगी। अब ये एक लाइट भी है इसके अंदर, ये लाइट भी है, फिर इसके अंदर कोई तो कनेक्शन के लिए कोई सॉफ्टवेयर, कुछ तो कोई ना वायरिंग हुई होगी ना, कोई इसके अंदर जैसे वो सर्किट्स होते हैं, कोई तो सर्किट होगा इसके अंदर। अच्छा, उस सर्किट की मजीद डिटेल में चले जाएं, उसमें भी प्लास्टिक है, कोई मेटल वगैरह भी है। ये तो इसके साथ सेट होता होगा, लेकिन अगर ये रिमोट्स भी बिकते हों, जो बिजनेस ये रिमोट बेचता हो, ये कितने का होता होगा रिमोट? एनी आइडिया, रफ आइडिया? चलो 100 रुपए का लगा लेते हैं, 100 से ज्यादा का ही होगा वैसे, चलो 150 लगा लेते हैं, 150 लगा लेते हैं, चलो जी 150 का रिमोट है, ये 150 रुपए का रिमोट है। अच्छा, जो बिजनेस ये रिमोट बेचता है, अगर तो वे रिमोट खरीद के बेचता होगा तो उनके लिए ये फैसला करना कि 150 रुपए का बेचें या ना बेचें निस्बतन आसान होगा। देखें, बिजनेस का मकसद क्या होता है जिंदगी का? प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट का मतलब होता है कि जो खर्चे किए हैं वो कम हो और जो कमा रहे हैं वो ज्यादा हो, तो नेट इनका रिजल्ट प्रॉफिट बचेगा। तो अगर एक बिजनेस ये खरीद के बेचता होगा तो जितने का खरीदेगा उसके हिसाब से वो कैलकुलेशन कर सकता है कि इतने का बेचे। लेट से वो ये खरीदता होगा 80 रुपए का, तो 81 रुपए का बेच दे। क्यों भाई, उसने बाकी खर्चे भी तो पूरे करने हैं ना। जिस दुकान पे वो काम कर रहा है वहां मुलाजिम रखे होंगे, उनकी तनख्वाहें देनी होंगी, बिजली का बिल देना होगा, किराया देना होगा, अपने घर का खर्चा चलाना है, तो सारे खर्चों को सामने रखता होगा। वो ये प्राइस तब तय कर पाएगा अगर उसको पता हो कि खर्चे कितने हैं। खर्चे पता होंगे तो फिर ही है ना। अच्छा, अब आते हैं एक बिजनेस जो ये खरीद के नहीं बना के बेचता है, तो उनको ये बनाने के लिए कोई सेटअप रखना पड़ेगा। कोई छोटे लेवल की भी अगर बात करने तो कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तो रखनी पड़ेगी, यहां पर प्रोडक्शन होती होगी, और लार्ज स्केल में काम होगा तो बड़ी फैक्ट्री होगी। चले उस बड़ी फैक्ट्री में चलते हैं। उस बड़ी फैक्ट्री में आप अपनी सोच के मुताबिक क्या क्या खर्चे होते होंगे? इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता होगा, सैलरीज, लोगों की सैलरीज जाती होंगी, जो वर्कर्स रखे हैं उनकी कॉस्ट होती होगी, मशीनों की मेंटेनेंस होती होगी, और ये जो इसके ऊपर मटेरियल लग रहा है इसको मटेरियल कहते हैं, ये मटेरियल खर्च होता होगा, और मशीनों की डेप्रिसिएशन। अच्छा ठीक है, चलो नया नाम है बहुत सारे लोगों के लिए जी, वर्कर्स। हाँ ठीक है, लेबर वर्कर्स। ट्रांसपोर्टेशन किस चीज की? अच्छा, जो ये प्लास्टिक खरीद के लाना था उसकी ट्रांसपोर्टेशन लगेगी, ठीक है। अगर वो जगह अपनी खरीदी भी नहीं है, किराए पे ली हुई है, तो रेंट भी होगा, और है। अच्छा, और उस फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, उस फैक्ट्री में और क्या खर्चे होंगे? इंश्योरेंस, एसेट्स की इंश्योरेंस कराते होंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आप में से कितने लोग हैं जो अभी ही FAR 1 पढ़ने लगे हैं, उससे पहले उनको नहीं पता कि एसेट्स एक्सपेंस क्या होते हैं? कितने लोग हैं ऐसे कि एसेट एक्सपेंस, जो बीच में किसी ने डेप्रिसिएशन भी बोल दिया, डेप्रिसिएशन ये वर्ड, हाथ उठाइए ना, किन किन को नहीं पता ये एसेट एक्सपेंस सब क्या होता है? अच्छा ठीक, तो बाकी लोग कमजोरी से हाथ नहीं उठा सके या पढ़ा हुआ है? पढ़ा हुआ। अच्छा, यानी ये नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ा बेशक, लेकिन एसेट एक्सपेंस सुने है ना नाम? अच्छा, ये जो 5, अच्छा अब ये जो 5 लोग हैं, नहीं बाहर नहीं निकालने। अच्छा, ये जो 5-6 लोग थे जिन्होंने कहा नहीं पढ़ी हुई, वो अभी पढ़ रहे हैं? ये जो आप 4-5 लोग हैं, कितने दोबारा उठाए ना हाथ, अभी पढ़ रहे हैं FAR 1 के? अभी भी नहीं पढ़ रहे? कोई ऐसा है जो FAR 1 अभी नहीं पढ़ रहा कि अगली दफा देखेंगे? यानी एक तो वैसे ही अकाउंटिंग नहीं पहले कभी पढ़ी, और FAR 1 भी इन्हीं 5-6 में से, और FAR 1 भी अगली दफा के लिए ड्रॉप किया आई कॉस्ट में। ऐसा तो नहीं है कोई? चलो शुक्र। और ये जो बाकी 5-6 लोग हैं, ये अभी FAR 1 भी साथ साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको
अगर मुझसे पढ़ रहे हुए तो 4 कुछ दिन में मैं ये नाम सिखा दूंगा आपको। अगर किसी और टीचर से पढ़े हुए मेरा ख्याल है 5-6 दिन में आप इन नामों से कंफर्टेबल इन एनी केस हो जाएंगे। तो उससे पहले मैं चलें इन वर्ड को मैं केयरफुली यूज करूंगा। फिर भी अगर किसी को ना समझ आया ना मुझे बता दीजिएगा कि ये वर्ड नहीं समझ आया था। किधर गया? हाँ जी। तो इस पे इसको बनाने के लिए प्लास्टिक वगैरह खरीदना है तो उसका खर्चा, खरीदने का जो खरीद के लेके आना है वो सब खर्चा होगा। अब ये सारे पैसा खर्च हो रहा है। बिजनेस फैक्ट्री का अगर किराया दे रहा है तो किराया लेट से 5 लाख रुपए, तो उस किराए में से इस एक रिमोट के लिए कितना इस्तेमाल हो रहा है नहीं पता। किराया तो जगह का है। देखिए चले मैं मिसाल बदलता हूं, रिमोट जूते बना लेते हैं, जूते बनाने की फैक्ट्री है। अब अगर वो जूते बनाते हैं तो एक जूता यानी एक पेयर, एक जोड़ा जूतों का, एक जोड़ा बनाने के लिए कितना चमड़ा लग रहा है ये पता होगा? हाँ पता होगा। एक जोड़ा जूते बनाने के लिए कितना चमड़ा लग रहा है बिल्कुल पता होगा। और वो चमड़ा कितने का खरीदा ये भी पता होगा। अच्छा इसी तरह से अगर मजदूर को जूता सीने के, एक जूता सीने के 200 रुपए देते हैं तो पता चल गया ना कि मजदूर सिलाई के कितना खर्चा ले रहा है एक जोड़े के लिए, बिल्कुल पता चल गया। अच्छा उस एक जूते के लिए सोल का खर्चा कितना, जो नीचे सोल होता है जूते के लिए, उसके अंदर जो वो क्या कहते हैं उसको पतावा लगता है, जो सिलाई होती है, इन खर्चों का अंदाजा हो जाएगा कि एक जोड़े के लिए कितना है? बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन उस जगह पूरी बिल्डिंग का किराया एक जूते के लिए कितना है? नहीं, ये तो कोई ताल्लुक ही नहीं है जूते के साथ इसका। इसी तरह पूरे एरिया में जितने लोग हैं गार्ड समेत, सिक्योरिटी गार्ड, सफाई वाले, फैक्ट्री मैनेजर, उन लोगों को भी तनख्वाहें जाती होंगी। उनकी तनख्वाहें एक जूता बनाने के लिए कितनी लग रही हैं? नहीं, कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में ना कुछ सेगमेंट्स पढ़ने हैं जिनमें से एक पोर्शन ये है कि जो बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होता है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो चीजें बना के बेचते हैं, उनके खर्चे क्या क्या होते हैं, उनके खर्चे कितनी तरह के होते हैं। एक हमने कॉस्ट कैलकुलेशंस, कॉस्ट एलोकेशन सीखनी है कॉस्ट अकाउंटिंग में, जो हमारा पेपर है KF3 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें एक चीज मैंने आपको मेनली सिखानी है कि जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस होते हैं उनका जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट जो चीजें बिजनेस बनाता है, जैसे मैंने भी जूतों की मिसाल दी है तो वो जूते उस बिजनेस का प्रोडक्ट हैं। ये जो रिमोट की मिसाल दी ये बिजनेस का प्रोडक्ट है। वो बिजनेस जो घड़ियां बना के बेचता है, घड़ी उनका प्रोडक्ट है। वो बिजनेस जो रेडीमेड गारमेंट्स बेचता है, वो गारमेंट्स उनका प्रोडक्ट है। ये जो कंप्यूटर, मोबाइल, ये ग्लासेस, ये सब प्रोडक्ट्स हैं। तो बिजनेस जिन चीजों को बेच रहा होता है उनका प्रोडक्ट है। तो ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता होगा? जो उन प्रोडक्ट्स को खरीद के बेचते हैं। बिजनेस है ना, बिजनेस का काम प्रॉफिट कमाना है। और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता होगा? जो बना के बेचते हैं। तो हमने इस सब्जेक्ट के अंदर एक हिस्सा पढ़ना है इन प्रोडक्ट्स को बनाने की क्या क्या कॉस्ट्स आती हैं, एक हिस्सा हमने ये पढ़ना है। फिर इसके अलावा हमने डिफरेंट तरह के मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस में जो और ज्यादा कॉस्ट की डिटेल्स हैं, खर्चों की डिटेल्स, कुछ स्पेशल किस्म के बिजनेस होते हैं, उनकी अगेन यही कॉस्ट कैलकुलेशंस पढ़नी है। फिर हमने इसमें एक सेगमेंट पढ़ना है जहां पर डिसीजन हुआ करेगा। ये इसका सबसे जो है वो मुश्किल लेवल कह लें, आपकी मेच्योरिटी का लेवल, जो मैं आपको आखिर में पढ़ाऊंगा, जुलाई के महीने में पढ़े होंगे हम कहीं। डिसीजन मेकिंग होगी। डिसीजन मेकिंग क्या होती है? डिसीजन मेकिंग ये होती है कि एक बिजनेस है जो पेन बना के बेचता है। अब उसको एक कस्टमर की तरफ से ऑर्डर आया है कि तुमने हमने 5000 पेन बना के बेचने हैं, इतने पैसे देने हैं हमने, बताओ बनाओगे कि नहीं बनाओगे। अब इसका फैसला करना कि हम उस कस्टमर को चीज बेचें या ना बेचें, एक डिसीजन आ गया ना, ये डिसीजन मेकिंग है। इसी तरह से ये जो आप गली मोहल्लों में स्टोर्स देखें, सब्जी की दुकान है, चलो अब वो जो सब्जी वाला है, आप उससे सब्जी खरीदने जाएंगे तो कहेगा भी ठहरो बैठो मैं भी आता हूं। वो जाएगा, पहले बीज बोएगा, फिर सब्जी उगाएगा, फिर लाके बेचेगा? नहीं, उसके पास पड़ी होगी टोकरे में। अच्छा, उसके पास कहां से आई सब्जी? सब्जी मंडी से खरीद के लाया होगा। तो फिर वो सब्जी मंडी से जब जा ही रहा है, इतनी दूर सब्जी मंडी है, तो साल 2 साल की सब्जी इकट्ठे खरीद लाए? नहीं, वो भी ठीक नहीं है। तो कितनी खरीदे, एक वक्त में कितनी खरीदे, कितनी रखे, ये सब डिसीजंस हैं। तो हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में मेनली 2 चीजें पढ़नी है। एक हम पढ़ेंगे इसमें कॉस्ट की कैलकुलेशंस, और एक हम पढ़ेंगे इसमें डिसीजन मेकिंग। बाकी फिर से रिलेटेड चीजें। ये ओवरऑल सब्जेक्ट का आइडिया दिया आपको। अच्छा, मैं उसमें आपके लिए क्या कर सकता हूं? मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट समझाना, सवाल करने के तरीके, उनके फॉर्मेट समझाना, और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना कि आपके जो लेक्चर नोट्स हैं ना, वो इतने मुकम्मल और जामे किस्म के तैयार हो जाएं कि आप जब भी रिवीजन करने बैठे तो आपको सारा कुछ जो मैंने पढ़ाया था सब लिखा हुआ आपके पास। तो इसलिए मेरे तरफ से लेक्चर नोट्स बहुत ही शदीद इंपॉर्टेंट है। लेक्चर नोट्स बहुत जरूरी हैं। मैं आपको वो लिखवाया करूंगा। अच्छा, कोई नोट्स प्रिंटेड नहीं दूंगा, 1-2 टॉपिक्स के दूंगा, क्योंकि वो कुछ फार्मूले हैं, जो फार्मूले अगर मैंने आपको बोर्ड पे लिखवाए
तो आप देखेंगे कुछ और, लिखेंगे कुछ और, कल को कुछ और बन गए होंगे, तो मैं उसकी उनमें रिस्क नहीं ले सकता। मैं उनके आपको नोट्स दूंगा, बाकी मैं आपको या तो बोर्ड पे लिख के दिया करूंगा या ज़बानी बता रहा हुआ करूंगा। वो आपने लेक्चर नोट्स बनाने हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई चीज़ें मैं आपको कभी नोट कह के, कभी नसीहत कह के लिखवा रहा हूँ, तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि लेक्चर नोट्स आपके कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से भी रीजनेबल डिस्कशन हो उसके अंदर, और एग्जाम के लिए कंप्लीट चीज़ें उसके अंदर हो। तो लेक्चर नोट्स आपको लिखवाने हैं। इन्हीं लेक्चर नोट्स के अंदर अक्सर चैप्टर्स के मेरे खुद बनाए हुए सवाल जो मैं ज़बानी बता रहा हूँ, यानी उसी वक्त सवाल खुद से बनाया आपको समझाने के लिए, जिस टॉपिक में लगेगा कि इसमें मज़ीद प्रैक्टिस करनी है उसमें और सवाल करा दूंगा, तो वो लेक्चर नोट्स का हिस्सा है। इसके अलावा मैंने ना ही राइस की बुक लिखी है और ना मैं उसको यूज़ कर रहा होता हूँ। मेरे लिए पास्ट पेपर्स इंपॉर्टेंट है, मुझे पास्ट पेपर्स की जरूरत है। अच्छा, पास्ट पेपर्स राइस की बुक में भी हैं यकीनन चैप्टर वाइज, आप बेशक राइस की बुक खरीद लें, मैं रोक नहीं रहा आपको राइस की बुक खरीदने से, बिल्कुल खरीद लें। लेकिन अगर किसी को लगे कि नहीं पास्ट पेपर्स उसमें जैसे कुछ मिसिंग भी होंगे, या को कहीं नहीं जी पूरी बुक नहीं खरीदनी, वो तो 1000-1200 रुपये 1500 रुपये की बुक आ जाएगी, तो मेरी जो जरूरत है वो पास्ट पेपर्स है। और लास्ट टाइम भी मैंने काम ये किया था कि ऑटम 9 में आने शुरू हुए थे सोल्यूशन, उससे पहले सोल्यूशन नहीं आते थे। तो ऑटम 9 से लेके अब जैसे स्प्रिंग 22 है, इनके क्वेश्चंस और सॉल्यूशन, स्प्रिंग 22 का भी तो नहीं आया, जब आएगा तो उसका भी साथ सॉल्यूशन ऐड हो जाएगा। ये मैं कॉपियर के पास रखवा दूंगा, वो इसकी बुकलेट बना देगा। आप वो लेना चाहें आप वो ले लीजिएगा। किसी ने राइस की बुक खरीदनी है, राइस की बुक खरीद ले, ना मैं कह रहा हूं कि लाजमी खरीदे, ना मैं कह रहा हूं कि ना खरीदें, आपकी मर्जी है। मुझे पास पेपर्स चाहिए, मैंने आप लोगों को पास पेपर्स कराने। इनमें से कुछ आपके रेलिवेंट नहीं भी होंगे क्योंकि सिलेबस में चेंजेस भी होती रहती हैं, कुछ टॉपिक निकल गए होंगे, तो हाँ कुछ चीजें इसमें से रेलिवेंट भी निकल जाएंगी, लेकिन मेरी प्रैक्टिस पास्ट पेपर्स ही थी सारी है। रीसेंट अटेम्प्ट से पीछे चलते हुए कोशिश पूरी होती है कि 80-90% इवन के कुछ टॉपिक्स 100% भी मैं डिस्कशन में ला रहा हूँ। तो मेरे आप से जो रिक्वायर कर रहा हूँ वो पास्ट पेपर्स हैं। आप चाहें तो राइस की बुक खरीद लीजिए, आपकी मर्जी है, अगर नहीं तो कॉपियर के पास मैं ये पास्ट पेपर प्लेस करवा दूंगा, वो आपसे इसकी जो भी बंडल बनेगा उसके पैसे लेके आपको ये दे देगा। तो मेरे नज़दीक आपके लिए ये 2 चीज़ें हैं कोर्स पढ़ाने के लिए। बाकी जिन बच्चों को पढ़ने का शौक होता है कि हमने कुछ पढ़ना है, तो आई कैप की बुक पढ़ लें, अच्छी लिखी हुई है, अच्छी लिखी हुई। जिनको हाँ सीरियसली कह रहा हूँ, कोई बच्चे होते हैं उनको कुछ पढ़ना होता है कि बुक पढ़नी है, तो आई कैप की बुक बेशक पढ़ लीजिए, अच्छी लिखी हुई है। ये दोनों तो पूरे चल रहे होंगे। लेक्चर नोट्स जो मैं लिखवा रहा हूँ, पास्ट पेपर्स जो हम प्रैक्टिस करनी होगी, कुछ पोर्शन, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा पोर्शन इसमें से थ्योरेटिकल भी टेस्ट हो सकता है, ज्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा है। पिछली से पिछली टाइम तक बहुत ज्यादा होता था, लेकिन वो 2 चैप्टर थ्योरी के भरपूर जो है वो यहां से निकाल लिए, उनमें से एक चला गया एमएफए के अंदर और एक खत्म ही हो गया। तो वो भरपूर थ्योरी के सवाल होते थे। उसके अलावा अब कोई रट्टे वाली चीजें इसमें ज्यादा नहीं है, बहुत थोड़ी सी हैं। जो होंगी मैं आपको इसमें से मार्क करा दिया करूंगा। और आई कैप की बुक आपको वेबसाइट से मिलेगी, हार्ड कॉपी नहीं मिलती आई कैप से, मिलती है नहीं, वो आपको वेबसाइट से डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो ये आप रख लीजिएगा अपने पास। इनमें से जो पेजेस जो थ्योरेटिकल हुआ करेंगे वो मैं आपको साथ बता दिया करूंगा, ज्यादा नहीं है, बहुत थोड़े हैं। मेन चीज यही, मैंने कॉन्सेप्ट सिखाना है, कैलकुलेशन का सब्जेक्ट है। और आप अगर या तो वैसे ही इत्तफाकन बैठ गए आके तो चलो अब आगे पता चल जाएगा, और अगर नाम सुन के लड़ झगड़ के यहां बैठे हैं तो मैंने कोई जादू नहीं कर देना, आपकी मेहनत के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी तरफ से जो मेरी जात से रिलेटेड एफर्ट है, वादा बेस्ट एफर्ट करूंगा, लेकिन आपकी तरफ से रिस्पॉन्स होगा तो होगा। यानी अगर कोई मेरा नाम सुन के यहां बैठा है तो मैं ये नहीं कर सकता कि आप आराम से बैठे रहें और आपको जो है या तो कोई वो दवाई पानी में मिला दें या कोई ड्रिप लग के जो है वो आप तक ट्रांसफर हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आपकी जब तक एफर्ट नहीं होगी मैं कुछ नहीं सिखा सकता आपको। हाँ, अच्छी एफर्ट करेंगे तो कॉस्ट अकाउंटिंग अच्छी समझ आ जाएगी, सर्टिफिकेट ले देंगे, मुझे भी खुशी हो जाएगी। तो आप अच्छा, मैंने दोनों तरह के बच्चों को सामने रख के पढ़ाना है। मैं खुद भी खैर इस चीज़ का बहुत लालची हूँ और स्टूडेंट्स में भी एक इसकी शोहरत तो अल्हम्दुलिल्लाह है ही। मेरे सर्टिफिकेट्स वगैरह बहुत हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी भी अल्लाह करे आई जाए इस दफ़ा तो गिनती अपडेट कर देंगे। अभी तक तो मार्च चल ही रहा है, मार्च 21, मार्च 20, मार्च 19, मार्च 18, तो चले जा रहे हैं। तो भी मार्च 22 में भी लग रहा है आई जाए। तो मैंने सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट वाले को भी पढ़ाना है, मैंने उसको भी सामने रखना है कि जो भी जितना ज्यादा काबिलियत के साथ चलता रहे, साथ जितना ऊंचा आना चाहे उठाऊंगा अपने साथ, जितना मुझे पता है उस तक पहुंचाऊंगा। और मैंने उस आखिरी दर्जे वाले को भी पढ़ाना है कि बिल्कुल जो आखिरी दर्जे पे पहुंच गया था कि अब नहीं तो मैं तो खुदकुशी कर लूंगा, मैं इसके बाद जिंदा रहने का हक नहीं है, मैंने उसको भी पढ़ाना है। तो मैंने दोनों एक्सट्रीम्स को सामने रख के पढ़ाना है। तो मैंने आपको पूरा नॉलेज भी पहुंचाना है। और अक्सर आप देखा करेंगे मैं ऐसी बात कराया करूंगा कि मैं ये बात सिर्फ नॉलेज के लिए कर रहा हूं, ये कमजोर दिल लोगों के लिए नहीं है। कुछ चीजें मैं सिर्फ एवी शॉप में कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन करना शुरू हो जाऊंगा, मैं बता दिया करूंगा और साथ ये भी बता दिया करूंगा कि कम से कम दर्जा क्या है। यानी जिनको नहीं भी समझ आ रहा तो करना तो ऐसे ही है, कुछ फॉर्मेट्स वगैरह बना के। यानी मैंने हर लेवल के बच्चे को सामने रख के पढ़ाना है। अब ये आपने देखना है कि आप कहां किस तरह से एडजस्ट हो सकते हैं।
तो मेरी अगर आप शोहरत के वजह से यहाँ बैठे हुए हैं तो बताने का मकसद ये था कि मैं कोई जादू नहीं कर सकता, मेरा काम सिर्फ मेहनत कोशिश करना है, और आपकी मेहनत कोशिश होगी तो फ़ायदा हासिल होगा, मेहनत कोशिश नहीं होगी तो फ़ायदा हासिल नहीं होगा। मेरा काम है खुलूस से पढ़ाना, खुलूस की तरफ से मेरा वादा है, और इस खुलूस की वजह से ही हर दफ़ा ऐसा ही होता है, अब भी ऐसा ही हो जाएगा कि एक स्टूडेंट के साथ एक खुलूस का मोहब्बत का रिश्ता बन जाता है, एक मोहब्बत का रिश्ता बन जाता है, आपका भी बन जाएगा। लेकिन ये रिश्ता स्ट्रांग होगा तो डाटा ट्रांसफर होगा, अगर रिश्ता स्ट्रांग नहीं होगा तो फिर डाटा ट्रांसफर नहीं हो सकेगा। तो इसलिए मैं जितनी खुलूस के साथ जितनी जान मार के आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा, मुझे जवाब में वैसा ही रिस्पॉन्स चाहिए, तो कॉस्ट अकाउंटिंग आसानी से हो जाएगी। अगर नहीं रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैं को डाटा केबल लगा के नहीं आप तक कॉस्ट अकाउंटिंग पहुंचा सकता। आपकी इन्वॉल्वमेंट होगी तो सीखेंगे, सीख जाएंगे। है सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग, कोशिश करता हूं कि उसमें आपके आसपास आमने सामने की मिसालें दूं, मतलब मैंने समोसों की मिसालें दूंगा, रोटियों की, पंक्चर लगाने की, मैंने ये मिसालें देनी है। मैंने कोई बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की, अपना नॉलेज नहीं झाड़ना आपको, मैंने बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की मिसालें नहीं देनी है, मैंने आपको दाल रोटी की मिसालें देनी है, आप ही के आमने सामने की मिसालें दे के कॉस्ट सिखानी है आपको। तो इसी तरह से सिखाने की कोशिश करूंगा कि आप तक कॉन्सेप्ट पहुंचा सकूं। तो कॉन्सेप्ट पहुंचाना है मैंने, और इस लेक्चर नोट्स में मेरा बड़ा फोकस है, और आप लोगों ने ये लेक्चर नोट्स ध्यान से बनाने। मोबाइल्स को दूर रखिएगा, और है बहुत मुश्किल काम क्योंकि मोबाइल जिस्म का हिस्सा है, और जैसे नाक सांस लेने के लिए ज़रूरी है, तो इसी तरह से पता नहीं कैसे लेकिन मोबाइल ज़रूरी है ऑक्सीजन के लिए, उसके बगैर ऑक्सीजन नहीं आ रही होती, कमी रह जाती है, तो ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल गिर जाता है। तो मोबाइल है तो बहुत ज़रूरी हिस्सा जिस्म का, लेकिन अगर आप मोबाइल सामने ही रख लेंगे तो फिर तो मैं नहीं हूँ, फिर तो मैं गया। आप अपने सामने ना रखिए, पॉकेट में रख लीजिए, बैग में रख लीजिए, क्योंकि उसके बगैर आएंगे तो वो बहुत मुश्किल है। आएंगे तो सही मोबाइल लेके आप, लेकिन मोबाइल को मेरे से दूर रखेंगे तो मेरे से कनेक्शन रहेगा। अगर आप मोबाइल से कनेक्टेड रहेंगे तो फिर मेरे से दूर होते जाएंगे। तो इसलिए आप मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करें, और दुनिया का कोई काम आपसे पेंडिंग नहीं रुका होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कि नेटों की सप्लाई रुक गई है और आपसे उनको इजाजत लेनी है, आप इजाजत देंगे तो फिर आगे सप्लाई जाएगी। आपके इस 1 घंटे सवा घंटे की क्लास पढ़ लेने से दुनिया में कोई तब्दीली नहीं आ जाएगी, कुछ नहीं हो जाएगा। तो आप अगर पढ़ाई पे फोकस कर लेंगे तो फिर बात भी समझ आ जाएगी। मोबाइल पे लगे रहेंगे तो फिर घर बैठ के मोबाइल यूज कर लेते, फिर यहाँ आने का फायदा आप। पढ़ाई से रिलेटेड, स्ट्रेटेजी से रिलेटेड कोई सवाल परेशानी है तो पूछें। क्या जी? खुलूस किसे कहते हैं, इखलास किसे कहते हैं? इखलास का मतलब ये होता है कि आपने मुझे तो खैर नहीं, कॉलेज को फीस दी है और मुझे कॉलेज से पैसे मिल रहे हैं, अर्न कर रहा हूं मैं, लेकिन आप के पैसों का इस्तेमाल कोर्स के लिए मैं बेस्ट कर लूं, और सिर्फ इसलिए नहीं कि आप मुझे अच्छा मान लें, इसलिए कि मैं आपकी बेहतरी के लिए ज़्यादा एफर्ट कर लूं, क्योंकि मुझे इसका सिला अल्लाह से चाहिए। तो जब इंसान को अपने किसी अच्छे अमल का सिला अल्लाह से चाहिए होता है, उसको इखलास कहते हैं, उसी को खुलूस कहते हैं। तो जब मैं आपके साथ इस जज्बे के तहत कि जी आप अल्लाह की मखलूक हैं और आपका बेहतर हो जाए, आपके लिए कोई बेहतर हो जाए, उसमें मेरी एनर्जी लग जाए, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह खुश हो जाएंगे, ये इखलास से पढ़ाऊँगा आपको। पैसे तो लिए ही हैं, लेकिन इखलास से पढ़ाऊँगा आपके लिए। मेरे बच्चों जितने तो आप यकीनन प्यारे नहीं हैं मुझे, मेरे बच्चे मुझे ज़्यादा प्यारे हैं, लेकिन फिर भी आप काफ़ी ज़्यादा होंगे प्यारे मुझे, है ना? हाँ जी, और इस स्ट्रेटजी से रिलेटेड कोई सवाल परेशानी है तो बोलिए। चले फिर आखिरी नसीहत जो है वो इस थोड़े इमोशनल पॉइंट पे, मैं अगर आप थोड़ा भी जज्बात रखते हो, वो ये जो कि पहले दिन बड़ा ज़रूरी होता है, कहना, सुनना, झंझोड़ना। आप में से कोई भी, या शायद कोई एक आधा हो, वरना मेजॉरिटी आप में से लोअर मिडिल क्लास या बिलो इवन के पॉवर्टी लाइन घरानों से होंगे, और आप यहाँ आए हैं, चूँकि कॉस्ट की क्लास है तो मैं कॉस्ट की कैलकुलेशन भी करके देता हूँ आपको। आप लोग यहाँ दूसरे शहरों से भी पढ़ने आए होंगे। ये जो ऑनलाइन वाले लोग सुन रहे हैं, ये तो शायद अपने इलाके में ही बैठे ऑनलाइन सुन रहे होंगे, लेकिन कुछ यहाँ बैठ के भी हॉस्टल में भी इवन के ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होते हैं लाइब्रेरी में। तो आपको, अगर मैं हॉस्टल की बात कर लूँ, हॉस्टल की मिसाल, तो 1 महीना तकरीबन 20,000 रुपये कॉस्ट करता है तकरीबन। ये लोग हॉस्टल में जो है हॉस्टल वाला है बैठा हुआ, हाँ, कितने लोग हैं हॉस्टल वाले? काफ़ी हैं। कितना खर्चा होता है 1 महीने का? तकरीबन 20,000 ही हो जाता है। चलो कम तर दर्जा रख लेते हैं ना, 20,000। अच्छा, अब ये जो 20,000 का खर्चा है, ये तो सिर्फ हॉस्टल का मैंने बताया है। इसके अलावा आपने आना जाना है, किराया है, चिंची का खर्चा है, मोटरसाइकिल है तो पेट्रोल का खर्चा है, उसकी मेंटेनेंस करानी है, खाना पीना भी करना है, पढ़ाई का काम है, स्टेशनरी का खर्चा है, ये सारा खर्चा भी होगा। कॉलेज की फीस भी दी है आपने, और अगर आप 3 पेपर पढ़ रहे हैं तो आपने तकरीबन को 50,000, 55,000, 60,000 के करीब इन 3 पेपर की कॉलेज फीस दी है। 4 महीना आपने एक सेशन पढ़ना है तो 80,000 रुपये हो गए हॉस्टल के। आपने आई कैप की एग्जाम फीस देनी होगी, तो 10-12 हज़ार एग्जाम फीस हो गई।
इसके अलावा और बहुत सारे खर्चे हैं, फोटोकॉपीज के खर्चे होंगे, कई ऐसे खर्चे हैं जो भी प्लान भी नहीं इवन के हो सकते, घर जाना होगा हफ्ते 2 हफ्ते बाद, घर भी जाना होगा। तो आपको ये सिर्फ और सिर्फ ऑटम 22 की बात कर रहा हूं, सिर्फ ऑटम 22 आप लोगों को, आपके घर वालों को तकरीबन 2 लाख रुपए कॉस्ट करने वाला है तकरीबन। और आपने अगर कैफ अभी शुरू किया है तो आपको साल चाहिए अभी, और इस साल में आपके घर वालों का पैसा भी और लगेगा। उसके बाद आपको आर्टिकल्स, अच्छा ये अज्यूम के सब पहले में पास होते हैं, तो अगर किसी को पढ़ने का शौक है और वो बार बार एक सब्जेक्ट पढ़ने में इंटरेस्टेड है कि और बेहतर समझ आ जाए और बेहतर समझ आ जाए, तो वो उसके अलावा है। तो मैं कम से कम फर्स्ट अटेम्प्ट वालों की बात कर रहा हूं, साल लगा दिया कैफ में। उसके बाद आपको आर्टिकल्स मिलने में भी टाइम लगता है, क्योंकि आपको अपनी मनपसंद फर्म चाहिए होती है। अभी आप साल बाद निकलेंगे ना, आपको आइडिया हो जाएगा, और निस्बतन छोटी फर्म्स में आपने जाना नहीं होता, वहां साल मजीद जाया करेंगे आप। चलो अगर ना भी जाया करें और अज्यूमिंग कि आपको फौरन ही रजिस्टर कर लें, जो कि नहीं होता क्योंकि उनके पास भी लिमिटेड सीट्स होती हैं, तो फर्म्स की मैनेजमेंट में भी ये होता है कि ये जो फर्म के पार्टनर होते हैं ना, उनके पास एक अलाउड लिमिट है कि इतने स्टूडेंट रजिस्टर कर सकते हैं, तो उसकी वजह से कोई टाइम आगे लग जाता होता है। 3.5 साल तो मिनिमम है, मजीद टाइम ऐड कर लें 6 महीने साल, तो आपको अभी कमाने के, अच्छा कमाने ही आए ना सारे, हाँ, तो अभी कमाने के लिए कितने साल चाहिए तकरीबन, फिर 5-6 साल। अब और ये कम से कम है, इससे बढ़ जाएंगे, बढ़ भी सकते हैं। इन 5-6 साल मजीद आपका खर्चा बर्दाश्त किया जाएगा आपके घर वालों की तरफ से, और वो जो खर्चा कर रहे होंगे वो कमा कैसे रहे होंगे, इस बात का अभी शायद आपको आइडिया भी नहीं होगा। कई वालिदैन तो बच्चों से शेयर भी नहीं कर रहे होते, जो मुश्किलें वो फेस कर रहे होते हैं, कई वालिदैन शेयर भी नहीं करते। यानी कई वालिदैन इसको बच्चों के सामने भी नहीं लाते कि हमें क्या क्या मुश्किलें आ रही हैं, कहते हैं बस ठीक है, बच्चे को खर्चा पूरा हो रहा है, बस ठीक है। लेकिन अगर सामने ना भी लाएं, आप खुद भी ऑब्जर्व करके देख लें, अपने अब्बा को आप काम करते देखते ही होंगे, किसी के अगर वालिद नहीं है, कोई बड़ा बहन भाई है वो कमाता होगा, चचा ताया कोई मामू किसी के घर रह रहे हैं आप, तो उनके लिए कमाना आसान नहीं है। जो सिर्फ ऑटम 22 अटेम्प्ट के लिए आप 2 लाख रुपए खर्च करवा रहे हैं, ये आसान काम बेटे नहीं है। और इसके अलावा और बहुत सारी मसले परेशानी है, खासतौर पे जब आप दूसरे शहर में पढ़ने आते हैं तो आपके वालिदैन की और परेशानियां भी लग जाती हैं साथ, कि पता नहीं वहां कैसा रहने का मामला होगा, पता नहीं कोई और मसाइल तो नहीं आ गए होंगे, कोई बीमारी तो नहीं आ जाएगी, कोई और मसाइल, जवान लोग हैं आप सारे, जवानियां भी चढ़ जाती हैं आप लोगों को, कोई और तो नहीं परेशानी, इस तरह की खराबियां आना शुरू हो गई। ये सारी फिक्रें होती हैं वालिदैन की, आसान नहीं होता वालिदैन का अपने बच्चों को दूसरे शहर भेजना, खासतौर पर बेटियों को बहुत मुश्किल काम होता है। तो आप इन सारी परेशानियों, उनकी फाइनेंशियल मुश्किलों के बाद यहां पढ़ने आए। अब आप कैलकुलेशन देख लीजिए, मैंने आपको एक सेशन के 2 लाख रुपए बताए, अब आप इसमें ऐड कर लें जितना टाइम आपने लगाना है, वो ये सारा का सारा पैसा आप पे लगा रहे हैं। ये पैसा बेटा अमानत है आपके पास। उन्होंने कहा ये लोग खेलो, जाओ ऐश करो, जिंदगी जी लो, जाके जी लो अपनी जिंदगी है, ये कहा उन्होंने जाके, या पढ़ने के लिए भेजा है, पढ़ने के लिए भेजा है। तो एक तो उनका पैसा आपके पास अमानत है, दूसरा उनकी उम्मीदें बहुत सारी आपके साथ लगी हुई हैं, बहुत ज्यादा उम्मीदें लगी हुई हैं। उम्मीदें कैसे लगी हुई हैं, आप में से हो सकता है, कौन सी क्लास है बेटे, नहीं यहां नहीं, आप रूम कोई और होगा उसका। आप में से ऐसे भी घर होंगे जिनके छोटे बहन भाई आप पे डिपेंडेंट हैं, क्योंकि आप बड़े हैं और अम्मा अब्बा की जितनी दौड़ थी वो आप तक थी, बस जो पैसे लगा सकते थे वो आप तक लगा दिए। उसके बाद आप पे उन्होंने इन्वेस्ट किया है कि आप किसी काबिल होंगे तो अगला जो उनका छोटे बहन भाइयों का नंबर है वो किसी काबिल हो सकेंगे। मेरे स्टूडेंट्स में शामिल हैं जो मेहनत करके अपने बहन भाइयों को पढ़ा रहे हैं, खुद भी पढ़ रहे हैं और एक्स्ट्रा मेहनत करके किसी को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, कोई काम कर रहा है कि छोटे बहन भाइयों को भी पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे केसेस हैं, हो सकता है आप में से भी कोई ऐसे हो। तो आप मेरे बच्चों अपने वालिदैन के अमानतदार हैं, उन्होंने आप पे पैसे खर्च किए हैं, आपसे उम्मीदें लगाई हुई हैं, आपसे उम्मीदें लगी हैं बहुत ज्यादा, बहुत सारी उम्मीदें लगी हुई हैं, और आप उन उम्मीदों के भी अमानतदार हैं। और आपको इन सब चीजों से रोकेगा कौन, आपकी जवानी, क्योंकि आप अभी हैं जवान और आपके अंदर इतनी सारी ख्वाहिशात बन चुकी हुई हैं कि आपको उनको पूरा करना है। और हमारे मीडिया की तरफ से, फिल्मों ड्रामों की वजह से उसमें आग में मजीद तेल छिड़कने की कमी नहीं रह गई। और हमारा जो इस वक्त माहौल है माशरे का, आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन सा जरिया जो है हलाल है कौन सा हराम। यानी आपको से फर्क नहीं पड़ रहा आपकी जवानी की वजह से कि आप अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए जो जरिया ले रहे हैं वो हलाल भी है कि हराम है, जो रिलेशन आप बना के बैठे हैं वो हराम तो नहीं है, क्योंकि यकीनन है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपकी उन अमानत को खराब कर रहे हैं। दीन की बात तो चलो बाद में करेंगे, वो तो आपको मेरे हुलिये से भी आइडिया हो गया है कि सेशन में करता रहूंगा मैं साथ साथ। जिनको मेरा पहले भी आइडिया है उनको पता ही है, जिनको नहीं है चलो आस्ता आस्ता पता लग जाएगा। लेकिन अगर मैं साइड पे भी रख दूं, आपकी भले की बात आपके लिए बता दूं, तो बेटे आपके वालिदैन का पैसा, उम्मीदें, वक्त आप पे लग रहा है मेरे बच्चों। अगर आप उसकी अमानत में खयानत करना शुरू हो जाएंगे, नहीं होंगे कामयाब, आप नहीं होंगे कामयाब। कैलकुलेशन करके देख लें आप कितना पैसा लग रहा है उनका, कितना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपके ऊपर। और आप अगर पढ़े ही ना, हर दफा कॉलेज में आके बैठ जाएं, हर दफा वो फीसें पे फीसें दे रहे होंगे। और ऐसा होता है, पढ़ते पढ़ते हैं नहीं, ये मैं कोई बहुत अनोखी बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे होते हैं, आप ही में से होंगे कोई ना कोई। पढ़ते पढ़ते नहीं है, दिल ही नहीं करता पढ़ने का, फेल हो जाते हैं। और माँ बाप को लगता है बच्चा बड़ी मेहनत कर रहा था और पेपर बड़ा मुश्किल था। और वो कहानी भी ऐसी सुनाते हैं वालिदैन को कि वालिदैन को लगता है कि वाकई बच्चा परेशान है और मेहनत कर रहा है और आई के शायद पर्चियां डाल के पास करता है, और वो अगली बार फिर पैसे देने को तैयार हो जाते हैं। क्योंकि हमें पता नहीं लग रहा होता ना कि पैसे वालिदैन कितनी तकलीफ से जा रहे हैं, इसलिए मैं एहसास नहीं होता। मैं हर सेशन की हर पहली क्लास में एक शेर सुनाया करता हूं, मेरे दिल को बहुत ठा करके लगता होता है शेर। शहर में आकर पढ़ने वाले भूल गए
शहर में आकर पढ़ने वाले भूल गए किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। हम बेटा अगर ये रियलाइज करना शुरू कर दें ना कि हमारे वालिदैन ने हम पे कितनी मेहनत की हुई है, तो फिर हमारी फिक्र ही कम ना हो पढ़ाई से रिलेटेड, फिर हमें चीजें इधर उधर की अपनी तरफ नहीं बहकाएंगी। बस ये फिक्र जगाना मकसद था आपका कि सेशन के शुरू में मेरे बच्चों इस फिक्र को जगा लो और एंड तक इसको कायम रखना, जिंदा रखना, इसको फ्यूल अप करते रहना कि आप पे आपके वालिदैन के बहुत पैसे लगे हुए हैं, उनकी बहुत उम्मीदें जुड़ी हुई हैं आपके साथ। आपका काम मेहनत करना है। देखो, मेहनत कर लो, पढ़ाई की पूरी कोशिश कर लो, उसके बाद रिजल्ट वो बाद में देखा जाएगा। आपका काम सिर्फ मेहनत करना है। तो क्लासेस में टीचर्स को फॉलो कर लें, जो होमवर्क मिला करें उसको किया करें, जो क्लास में पढ़ें उसको घर जाके रिवाइज किया करें, टेस्ट हो टेस्ट दें, बस ये सिस्टम है, इसको फॉलो कर लें। जो मसला हो पूछ लिया करें, बस यही पढ़ाई, यही चाहता हूं मैं आपसे, मैं भी यही चाहता हूं, आपके टीचर्स भी आपसे यही चाहते हैं। ठीक है, याद रहेगी बात। चलें, कल पढ़ाई की शुरुआत के साथ इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।